नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, जो 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक चला। दोस्तों, एक्चुअल में अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो ये 1707 ईस्वी तक एक जो हम कह सकते हैं जो इसका राइज हुआ है, राइज ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये रहा है 1526 से लेके 1707 तक। लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ये करीब 1860-62 तक ये करीब चला है, जब इसका जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, तो अंग्रेजों ने उसको पकड़ के रंगून भेज दिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसको पकड़ के रंगून भेज दिया था, और 1857 से 1862 तक वो वहीं रहा, और 1862 में उसकी मृत्यु हुई। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 1526 से लेके करीब करीब 1862 तक आपका मुगल साम्राज्य रहा है। लेकिन जो राइज हुआ है मुगल साम्राज्य का वो 1526 से 1707 ईस्वी तक ही हुआ है। तो 1526 में सबसे पहले बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो जो मुख्य संस्थापक की अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो बाबर था। और 1707 तक जब तक औरंगजेब रहा तब तक मुगल साम्राज्य का राइज ही हुआ है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक समरी व्यू में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं। तो 1526 से 1530 तक रहा बाबर। 4 साल के लिए बाबर आया था, और इसने अगर हम बात करें इसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में तो इसने 4 साल में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। इसके बाद फिर इसका जो बेटा था, जिसका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, फिर हुमायूं आया। तो ये 1530 से लेके 1556 तक रहा। लेकिन इसी बीच में 1530 से लेके 1540 तक कंटिन्यूटी में रहा। लेकिन उसके बाद 1540 से लेके 1545 के बीच में आ गए थे शेर शाह सूरी, जो अफगान थे, शेर खान के नाम से प्रसिद्ध था, और शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध था, और शेर खान इसका नाम था। इसके बाद फिर 1556 1555 1556 में हुमायूं फिर से लौट के आए थे, और इन्होंने इनके जो वंशज थे शेर खान के, उनको हरा के फिर से दिल्ली की गद्दी पे ये बैठे। इसके बाद फिर 1556 में अकबर आए, जो 1605 ईस्वी तक रहे। तो इनके द्वारा इन्होंने कौन कौन से काम किए वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1605 से लेके 1627 तक फिर रहा अकबर का पुत्र जहांगीर। फिर 1627 से लेके 1658 तक इसका पुत्र शाहजहां। उसके बाद फिर 1658 से लेके 1707 तक रहा औरंगजेब। तो अगर हम एक ये बात करें कि जो एरिया, अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा किसने किस एरिया पे कवर किया, तो बाबर आए थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं किया था, लेकिन काफी कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये 4 साल ही रह पाए थे, लेकिन 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ने कुछ खास नहीं किया, ये केवल अपना साम्राज्य बचाता रहा, और लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बचा पाया। शेरशाह सूरी आ गए, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। देन फिर अकबर आए। अकबर के टाइम पे इसकी जो नीति थी, उन नीतियों के हिसाब से इसने भारत के एक बहुत बड़े राज्य पे अधिकार कर लिया था। इसके बाद फिर जहांगीर और शाहजहां ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन औरंगजेब ने लगभग लगभग पूरे भारत के ऊपर शासन किया। तो सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ था वो औरंगजेब के टाइम पे ही हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये मुगल फैमिली लाइन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले बाबर आया। बाबर के बाद फिर बाबर के जो पुत्र थे अस्कारी हिंदल, गुलरुख बेगम ये पुत्री थी, कामरान मिर्जा, ये इसके इतने पुत्र थे। तो उसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। तो हुमायूं को इसका जो उत्तराधिकारी रहा वो हुमायूं बना। तो हुमायूं का फिर उत्तराधिकारी बना अकबर, अकबर का उत्तराधिकारी बना फिर जहांगीर। तो इसके बहुत सारे पुत्र थे अकबर के, तो उनमें से जहांगीर सबसे बड़ा होने के कारण अकबर का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद फिर जहांगीर के बाद फिर आया शाहजहां, जो इसका उत्तराधिकारी बना, और शाहजहां के बाद फिर आया औरंगजेब। तो इस तरीके से हम इनका ये पूरा फैमिली का है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के पूछे जाएंगे, जो ब्लू लाइन से आपके ब्लू कलर से जो आपके बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं। तो 1530 से लेके 1707 तक इनका क्या रहा, आप यहाँ पे एरिया वाइज देख सकते हैं। ये जो पर्पल कलर से इसमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, ये
यहाँ से जो बाबर आया था उसने ये इतना लगभग लगभग एरिया कवर किया था। इसके बाद फिर हुमायूं कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद जब अकबर आया तो अकबर ने ये पूरा एरिया, काफी कुछ एरिया उसने इंडिया का कवर कर लिया था। ये एरिया इतना उसने कवर किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं काफी एक बड़े एरिया पे अकबर ने साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन फिर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब में आप केवल ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना एरिया इंडिया का जो है वो छूटा हुआ था। तो एक देखिए ये एरिया है जो इंडिया का छूटा हुआ था, ये वाला एरिया। इसके अलावा एक जो ईस्टर्न एरिया है, एक एरिया छूटा हुआ था। बाकी पूरे एरिया पे ये जो पिंक कलर से बनाया हुआ है, ये हर जगह देखिए आप उसने कब्जा कर लिया था। तो ये लगभग लगभग पूरे इंडिया पे, पूरे पाकिस्तान पे और लगभग लगभग आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पे, या ऑलमोस्ट आप ये कहो कि लगभग लगभग पूरे ही अफगानिस्तान है, इतने एरिया पे उसने कवर कर लिया था। और यहाँ से देखिए आप हिमालय से लेके पूरा नीचे का पूरा पोर्शन, अगर ईस्टर्न पोर्शन अगर छोड़ दें हम, तो ये बंगाल, बिहार, ये पूरे एरिया औरंगजेब ने कवर कर लिए थे। तो इस तरीके से चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो जन्म हुआ ये 1483 में इसका जन्म हुआ था। और इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, माता थी कुतलुग निगार खानम। और ये इसका जन्म हुआ था आज का जो ट्रांस ऑक्सियाना है, ट्रांस ऑक्सियाना, तो वहां की एक छोटी सी रियासत थी, उसका नाम था फरगना। तो फरगना में इसका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये जो पितृपक्ष की ओर से ये तैमूर का वंशज था, और तैमूर का था ये 5वां वंशज पितृपक्ष की ओर से। और ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर मातृपक्ष की बात करें तो मातृपक्ष की ओर से था ये चंगेज खां का 14वां वंशज। तो माँ की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज और पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। और इसने जो राजवंश की नींव डाली वो था चगताई वंश, चगताई वंश, इस वंश की इसने नींव डाली थी। और अगर हम बात करें तो 1483 में इसका जन्म हुआ और 11 साल बाद ही 1494 में इसको इसके पिता की मृत्यु होने के कारण इसको फरगना की गद्दी पे बैठना पड़ा। तो बहुत ही अल्पायु में ये गद्दी पर बैठ गया था। इसके बाद फिर इसने 1504 में काबुल पे अधिकार किया और 1507 में इसने अपने आप को एक उपाधि दी, जो उपाधि थी पादशाह की उपाधि। जैसा बादशाह होता है ऐसा ही पादशाह हुआ करता था। तो इसने अपने आप को पादशाह की उपाधि दी। और अगर हम बात करें कि ये भारत क्यों आया, तो इसके पीछे 2-3 रीजन थे। एक जो सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि जो उज्बेकिस्तान है आज का, तो वहाँ जो उज्बेक हुआ करते थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनसे ये बार बार हारा करता था, वो बार बार इसके ऊपर आक्रमण करते थे। और इसके अलावा एक वंश था सफावी वंश, और एक वंश था उस्मानी वंश। तो इन वंश से, इन डायनेस्टीज से ये बहुत भय में रहता था। इस कारण एक तो ये कारण था, दूसरा एक इसको जो आप ये बोल सकते हैं कि आग में घी का काम कर दिया। तो यहाँ से जो भारत में इब्राहिम लोदी आखिरी, मतलब दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंशज माना गया है। तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था और पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खां लोदी, और इसके अलावा एक और थे राणा सांगा जो मेवाड़ के ऊपर थे। इन लोगों ने इसको यहाँ पे बुलाया था। तो ऐसा नहीं है कि 1526 ईस्वी में बाबर सबसे पहले आके इंडिया पे आक्रमण किया था, ऐसा नहीं है। इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था 1519 में, और ये 1519 में इसने आक्रमण किया था यूसुफजाई जाति पर। और इसी युद्ध में इसने यूसुफजाई जाति के ऊपर बारूद का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और एक किला था भेरा का किला, ये भेरा का किला इसने जीत लिया था। तो इसके अलावा बाकी 4 बार और इसने आक्रमण किया है। तो जो सबसे पहले सफल आक्रमण जो माना गया इसका, वो माना गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526
ईस्वी में। तो इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और बाबर फरगना का शासक था, तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। तो ये लोग इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे। इसके अलावा राणा सांगा का भी यहाँ पे नाम आता है। तो राणा सांगा मेवाड़ के थे, तो ये राजपूत थे और ये भी दिल्ली की गद्दी पे अपना आक्रमण करना चाहते थे, दिल्ली की गद्दी को हथियाना चाहते थे इब्राहिम लोदी से। तो इसलिए इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम बाबर को बुलाते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी सेना नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि ये इब्राहिम लोदी को हरा सकें। इसलिए इनने यहाँ पे बाबर को बुलाया कि बाबर को यहाँ, ये लोग तो लूटने के लिए आएंगे और लूट के वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबर फिर यहाँ पे आके ही बस गया था, क्योंकि वो वहां से उस्मानी और उज्बेकों से डरने के कारण यहाँ पे बस गया था। अगर हम बात करें, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत विजय उसका 5वां आक्रमण था। तो आप ये देख सकते हैं, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये पानीपत का युद्ध था, प्रथम युद्ध था। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर भारत आने से पूर्व कहाँ की गद्दी पे बैठा था, तो फरगना की गद्दी पे बैठा था। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चगताई वंश के नाम से इसने शासन किया, एक पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है। तैमूर और चंगेज खां का ही वंशज था, एक पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है। और इसको यहाँ पे बुलाने का न्योता किसने दिया था, एक पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये तो इसने जो युद्ध लड़े, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे कवर करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊं। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलकनामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ये तुगलकनामा युद्ध पद्धति ना होके ये तुलगुमा युद्ध पद्धति थी। तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो तुलगुमा युद्ध पद्धति में क्या होता था कि इसमें आगे से जैसे दो बंदे ऐसे लड़ रहे हैं, तो एक इसके पीछे से ऐसे घूम के आके पीछे से वार करने का जो पद्धति थी, ये पद्धति पे इसने यहाँ पे पानीपत की प्रथम युद्ध में लड़ाई की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये पद्धति इसने सीखी थी किससे, उज्बेकों से सीखी थी, क्योंकि उज्बेकों से इसकी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो वहां पे उसने इस पद्धति को सीखा था। और इसके अलावा अगर हम देखें, एक और पद्धति थी, वो थी पद्धति उस्मानी पद्धति, जो इसने उस्मानियों से सीखी थी। तो उस्मानी पद्धति में क्या होता था कि दो गाड़ियों के बीच में एक अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता था कि उसके ऊपर तोप रख जाए। तो एक ये तोपों को सजाने की एक विधि थी और उस तोप से फिर हमला किया जाता था। तो ये दो काम इसने यहाँ पे किए थे, और यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में कोई जानता नहीं था खास, तो ये सक्सेसफुल भी रहा इन सब चीजों में। और पानीपत का इसका जो पहला युद्ध हुआ, तो पानीपत के युद्ध में विजयी होने के बाद इसने जो लूटा हुआ धन था वो अपने सैनिकों में और अपने रिश्तेदारों में और अपने नौकरों में बांट दिया। और इन सब चीजों को बांटने के बाद इसको जो उपाधि मिली, वो उपाधि मिली कलंदर की। तो कलंदर के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, और ये जो इसने जो लूटमार की थी, तो इस लूटमार में इन लोगों का ये जो लोग थे इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी के का साथ दिया था जो ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने। तो ग्वालियर के राजा के से यहाँ पे इसका जो बेटा था वो भी युद्ध में लड़ा था, हुमायूं। तो हुमायूं ने ग्वालियर के राजा से कोहिनूर का हीरा छीन लिया था। तो ये फिर बाबर ने हुमायूं को ही गिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से ये था आपका बाबर के बारे में पूरा। इसके बाद फिर जब बाबर का पानीपत के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चूंकि बुलाया था इन्हीं लोगों ने था, लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो ये लोग उसको एज अ फॉरेनर ट्रीट करने लगे, क्योंकि वो यहाँ पे आके
रुक गया था और शासन करने लगा था। तो इन लोगों को ये चीज खली, तो ये राणा सागा और इनका जो युद्ध हुआ फिर ये हुआ खानवा का युद्ध, जो हुआ 1527 ईस्वी में। और इसमें भी 1527 ईस्वी में इन्होंने राणा सांगा को हराया और इसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाजी की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद बाबर ने 1528 में मेंदनी राय को परास्त कर चंदेरी पर अधिकार कर लिया। तो मेंदनी राय थे चंदेरी के ऊपर, तो उन्होंने इसको चंदेरी के ऊपर भी आक्रमण किया और चंदेरी को जीत लिया। और ये जो युद्ध है ये चंदेरी के युद्ध के नाम से फेमस है। तो इसके बाद फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। तो ये घाघरा का जो युद्ध हुआ इसमें बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना थी। यहाँ पे अफगान थे, इब्राहिम लोदी भी आपका जैसे अफगान था, तो आसपास भी बिहार और बंगाल में भी अफगानों का साम्राज्य ही था। तो इन्होंने बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को हराया और इसका जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। तो इसने महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में हरा दिया। और अगर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये जो इनका जो युद्ध हुआ था खानवा और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, इसमें गाजी की उपाधि तो इन्होंने धारण की ही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जो सैनिकों का मनोबल था वो मनोबल टूटने लग गया था। तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया था। तो सबसे पहले जो जिहाद आया था वो जिहाद आपका इसी खानवा के युद्ध में और चंदेरी के युद्ध में, दो युद्ध में ये सब आए थे। और इसने एक तमगा नामक एक कर लगा करता था, उस तमगा नामक कर को भी खत्म करने की घोषणा की थी, मुसलमान सैनिकों से लिया जाता था। तो इस तरीके से ये था आपका बाबर के बारे में। इसके बाद फिर बाबर की कुछ रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो बाबरनामा की इसने रचना की और बाबरनामा में इसने तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत की उसके बारे में डिस्कस किया है। और इवन उसने यहाँ तक ये तक भी बताया कि यहाँ के फल कैसे हैं, यहाँ के पशु कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसने बताया। और इसने बताया कि यहाँ पे कौन कौन से मुस्लिम शासक थे, कौन कौन से हिंदू शासक थे। तो इसमें जो विजयनगर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णदेव राय, जो सबसे फेमस विजयनगर के कृष्णदेव राय हुए हैं, तो उनका को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा इसने कहा है बाबरनामा में। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया। तो अब ये सुल्तान नहीं है, जो सुल्तान हुआ करते थे वो सुल्तान हुआ करते थे एक खलीफा के अंडर में हुआ करते थे। लेकिन बादशाह के ऊपर मैंने आपको ये जब मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बता रहा था तब मैंने ये चीज बताई थी आपको कि जो सुल्तान और बादशाह इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बादशाह किसी के अंडर में नहीं होता है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो सुल्तान है वो इंडिपेंडेंट तो होता है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, बट थ्योरेटिकली ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, खलीफा के अंडर में होता है। और इसकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। उसने पानीपत विजय के पश्चात काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। तो पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है कि इसको कलंदर कहा जाता था और गाजी के नाम से भी जाना जाता था। और इसने आगरा में एक बाग लगवाया था जिसे नूर ए अफगान के नाम से जाना जाता था। और आजकल इसको कहा जाता है आराम बाग। आज अगर आप जाएंगे तो आप आराम बाग में जा सकते हैं, इसके द्वारा ये बनवाया गया था। इसके अलावा इसने एक नाप की एक इकाई बनवाई थी, गज ए वाबरी। तो ये भी पॉइंट आपके सारे पॉइंट वो हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा बाबर ने मुबैयन नामक एक पद्य शैली का भी विकास किया था। रियाल ए उसज की रचना भी बाबर ने ही की थी। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद इसको नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। और नूर ए बाग मतलब इसको आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसको फिर अफगानिस्तान में ले जाके इसके ही मतलब इसने कोई जगह बताई होगी कि मुझे वहां पे जाके दफनाना, तो वहां पे भी एक बाग है, उस बाग में इसको जाके फिर दफनाया गया। तो ये था दोस्तों बाबर के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों
इसके बाद मैं ये जो यहाँ के जो दिल्ली दिल्ली सल्तनत के बाद जो आया, दिल्ली सल्तनत का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था कंप्लीट। लेकिन यहाँ मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो शासक के हिसाब से बना रहा हूँ। जैसे मैं बाबर का बनाऊंगा, अगला जो मैं लेके आऊंगा उसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने फिर अकबर के बारे में बताऊंगा, देन फिर शाहजहां के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर औरंगजेब के बारे में बताऊंगा। तो अलग अलग मैं वीडियोस इसके लेके आऊंगा पार्ट्स वाइज। थैंक यू वेरी मच।